प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह 100 प्रश्न एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। यह 100 प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को रिपीट भी किए गए हैं, यानी पूछे गए हैं। तो आप इसे कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा, इसे इग्नोर करके स्किप नहीं कीजिएगा। और आप चाहें तो 2x में भी इसे देख सकते हैं, ताकि आपका समय बच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग 1150 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, और आज हम लोग 1151 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन है आप इसे देख लीजिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। और चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, चॉकलेट सेहत के लिए खराब होता है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है निकेल पाया जाता है, जिनके कारण जो है चॉकलेट सेहत के लिए खराब यानी हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त की प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हेपरिन जो होता है, यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं, यह मानव रक्त के जो थक्का बनाने में मदद करते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा में ओरियोकेसिस से हुआ है। यह शब्द कहाँ का अर्थ है? तो यह शब्द जो है घर अथवा रहने वाले स्थान का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा में हुआ है? तो यह जो है ग्रीक भाषा में हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी भी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन कौन होते हैं? तो यह जो घटक होते हैं, यह भौतिक परिवर्तन एवं जैविक परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेपोनिक्स का क्या अभिप्राय है? तो रेपोनिक्स का जो अभिप्राय होते हैं, यह हमारे एक हाइड्रोपोनिक विकास तंत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम एफ एंडरसन को जो है जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकुनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक कौन सा है? इसका वाहक जो हो जाएगा एंडीज एटिपेटाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेलीविस क्या है? तो बेलीविस जो होता है, यह एक प्रकार का कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के धानी प्राणी जो होते हैं, यह बेलीविस का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के घानी प्राणी। अगला प्रश्न है, मानव से होने वाला वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है? तो डाउन सिंड्रोम जो होता है, यह गुणसूत्र 21 के त्रिगुणन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हार्नवर्ट जो होता है, यह एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा नहीं है। बाकी पीचर प्लांट, वाटर प्लांट, ये सभी जो है एक प्रकार का कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको हम थ्योरी नहीं बता रहे हैं, फाउंडेशन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि आप पहले से फाउंडेशन कर चुके हैं। तो आप इसे सिर्फ अपना रिवाइजन करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत आप कॉपी और किताब पे इसे लिख सकते हैं और अपना टिक लगा सकते हैं, और आप अपना स्कोर भी हमें बता सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था। तो देखिए, अगला प्रश्न है, मानव की रीढ़ का हड्डी का लंबर क्षेत्र किस प्रकार का होता है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्डोसिस के कारण होता है। मानव का रीढ़ का हड्डी जो लंबा क्षेत्र किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीसस बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो रीसस बंदर जो होते हैं, यह मध्य प्रदेश का पेच राष्ट्रीय उद्यान में जो है अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है, शेरो क्या है? तो शेरो जो होता है, यह बकरी के समान एक स्तनधारी होता है शेरो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देते हैं? तो समुद्री कछुआ जो होते हैं या अपने अंडे जो है जमीन पर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलोकोसिस रोग है तो सिलोकोसिस रोग जो होते हैं यह फेफड़े में होते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का अगर सबसे बड़ा अंग पूछ दिया जाए तो यकृत हो जाएंगे। और तंत्रिका विकार यानी ब्रेन में जो पाए जाते हैं तंत्रिका न्यूरॉन, इसे, और गुर्दा तो आपका हो जाएगा किडनी, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किस जेब में फ्लरी फ्लाई फ्लिपर्स नहीं होते हैं? उटपटांग हो, ये हिंदी है थोड़ा दोस्तों, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। फ्लिपर्स नहीं होते हैं किस जानवरों में? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कछुआ में जो है फ्लिपर्स नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन इनमें से कौन सा फसल अंगेती अंगमारी से प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आलू जो होता है यह अंगेती अंगमारी से प्रभावित होता है फसल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस जो है यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 फरवरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तनधारी में दांत नहीं पाए जाते हैं? तो कौन से स्तनधारी है जिसमें दांत नहीं पाए जाते हैं? तो यह हमारा हो जाएगा पेंगोलिन जो होते हैं, यह एक प्रकार का स्तनधारी होते हैं जिनमें दांत नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में परनी परनी परनीसियस एनीमिया किनके कमी के कारण होता है? यह रोग जो होता है यह विटामिन B12 के कारण होता है, परनीसिस एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जेडोरुडिन जो होता है यह एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवाई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा जेडोरुडिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे तेज जीव कौन सा, यानी सबसे तेज यानी चंचल वाला या सबसे तेज दौड़ने वाला कौन सा जीव हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीता जो होता है सबसे तेज जीव है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा सफलतम जीवों का वर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं यह सबसे बड़ा सफलतम जीवों का वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जीव जो है यह स्पर्म वेल जो होते हैं यह सबसे बड़ा जीव है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेल मछली जो होते हैं यह विश्व का सबसे बड़ा जीव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? राइबोसोम का जो खोज है यह सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। राइबोसोम का खोज जो है रॉबिन्सन एवं ब्राउन के द्वारा किया गया था। और अल्टमैन के द्वारा जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तारक काय का खोज किसने किया था? तो तारक काय का खोज जो है यह बोवेरी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और कोशिका में जो केंद्रक होते हैं इनका खोज जो है ब्राउन के द्वारा किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और अल्टमैन के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। पुरकिंजे के द्वारा जो है जीव द्रव का खोज किया गया था कोशिका के अंदर, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार का होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं जिसे हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो यह हम लोग अपने नंगे आंखों से नहीं देख पाते हैं, हालांकि सूक्ष्मदर्शी भी सबसे छोटे अंग में होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो यह जो है अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन जो है यह अर्धसूत्री प्रकार का होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है। तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं यह इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कोशिका भित्ति जो होता है यह प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और सेलुलोज का अगर बात कर दिया जाए तो पादप कोशिका का जो भित्ति होता है यह सेलुलोज का बना होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका जो है यह 2 प्रकार के होते हैं।
एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। पादप कोशिका जिसमें आते हैं हमारे पेड़ पौधे, और एक होते हैं जंतु कोशिका जो हम लोग में आते हैं, मनुष्य उसमें जीव जंतु रहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोशिका का उदाहरण आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटा कोशिका हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा पूरे तरह से अगर देखा जाए तब। अगर मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पूछ दिया जाए तो वह हमारा स्पर्म हो जाएगा, और सबसे बड़ी कोशिका पूछ दिया जाए तो वह हमारा ओवरी हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया था? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा किया गया था 1838 एवं 1839 के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को विज्ञान को जो है इसे हम लोग कोशिकीय विज्ञान या साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। माइकोलॉजी में जो है कवक का अध्ययन किया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीवन का सबसे छोटा कार्यक्रम एवं संरचनात्मक इकाई कौन सा है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोशिका जो होता है जीवन का सबसे छोटी इकाई कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है कोशिका। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। ये सभी जो है कोशिका का ही एक भाग होता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी का ये सभी कोशिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार जो है जीव द्रव को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जीव द्रव को जो है जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो पीछे आपको बताया होंगे हमने, जीव द्रव का नामकरण जो होता है यह पुरकिंजे के द्वारा किया गया था 1839 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम टेट्रिकम एस्टोबियम जो होता है यह गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम अगर आपको पूछ दिया जाए, कई बार पूछे भी गए हैं, तो हेमो सेपियंस होते हैं मानव का वैज्ञानिक नाम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा या किस भाषा के दो शब्द से मिलकर बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन शब्द के दो शब्द भाषा से मिलकर द्विनाम पद्धति का नाम बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हो जाएगा लैटिन। अगला प्रश्न है, जीवों के दो नाम पद्धति किससे प्रचलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस के द्वारा जो है जीवों के दो नाम पद्धति का प्रचलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी का जन्मदाता जो है इसे कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो है डबल हेलिक्स मॉडल को निर्माण किया गया था, यानी उसका प्रतिपादन किया था डबल मॉडल निर्माण वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। अगला प्रश्न है, युगलिन क्या है? तो युगलिन जो होते हैं यह एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होते हैं युगलिन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंतुमय जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो तंतुमय जीवाणु जो होते हैं ये मेनोरा के अंतर्गत जो है आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है यह अरस्तु को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका भी हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अगर आपको पूछ दिया जाए तो इसे जो है अरस्तु को कहा जाता है। और अगर आपको पूछ दिया जाए पादप विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसे हम लोग थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान का किस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है? तो जीवधारियों का अध्ययन जो है यह जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा
टेंसुले के द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित करा था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पृथक्करण का नियम भी मेंडल के द्वारा दिया गया था। प्रभावित का नियम भी जो है मेंडल के द्वारा दिया गया था। स्वतंत्र अपयूहन का नियम जो है ये मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। उपयुक्त सभी नियम जो है ये मेंडल के द्वारा दिया गया था। इसमें से 50 क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं। यहाँ तक देखा जाए कि 1200 क्वेश्चन हम लोग जीव विज्ञान का कवर कर लिए हैं। आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, हमारा एक्स्ट्रा वर्ड भी आपको नहीं मिलेगा सुनने के लिए। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का आपका इस वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। आपको एक्स्ट्रा और कुछ भी नॉलेज नहीं दे रहे हैं ताकि आपका समय नष्ट ना हो और सिर्फ आप रिवीजन कर सकें। तो देखिए अगला प्रश्न है, मेंडल ने कितने नियमों को प्रतिपादन किया था? तो मेंडल के द्वारा जो है यह 3 नियम को प्रतिपादित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधे का बीज क्रॉस कराया था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा लंबे एवं बोने का जो पौधा था मटर का, इसके द्वारा मेंडल के द्वारा सक्रिय क्रॉस के लिए लक्षण वाले पौधे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो यह पौधा जो था यह मटर का पौधा था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवधारों के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो जीवधारी के जो आनुवंशिक होते हैं इनके संगठन को जो है जेनोटाइप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जो है ये जोहानसन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन के द्वारा जो है 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का पिता जो है यह ग्रीगर जोहान्स मेंडल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका बीज विभाजन को सर्वप्रथम किसने और कब देखा था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वीरचाउ के द्वारा जो है 1855 ईस्वी में देखा गया था कोशिका विभाजन। तो सर्वप्रथम इसे नहीं देखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम अगर आपको पूछ दिया जाए तो ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल जो होता है यह डीएनए का पूरा नाम होता है। और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल का पूरा नाम होता है आरएनए। अब इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो है डीएनए का द्विकुंडल या डुई हेलिक्स मॉडल जो है यह वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए में उपस्थित स्राय कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो वंशागति का वाहक जो है यह गुणसूत्र को कहा जाता है, यानी गुणसूत्र के आधार पर ही आपका वंश का वाहक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाए पड़ते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग क्रोमोनेमेटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रोमोनेमेटा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली का समान एक गाढ़ा भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग जो है मैट्रिक्स कहते हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये सभी एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है, चिंपांजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो चिंपांजी जो बंदर के जैसा दिखने वाले होते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है 24 जोड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र जो होता है यह मनुष्य में पाया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं मानव की गुणसूत्रों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पादप कोशिका का रसोई घर जो है यह हरित लवक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हरित लवक जो है पादप कोशिका का रसोई घर जो है हरित लवक को कहा जाता है। तो यहाँ पे पादप कोशिका है, मानव कोशिका नहीं है। अगला प्रश्न है, लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली, आत्मघाती की थैली, ये दोनों एक ही वर्ड है। जिसे किसे कहा जाता है? जिसे लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती की थैली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। और राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो पीछे आपको बताए होंगे लाइसोसोम का खोज जो है यह डी डुबे के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल्जी का सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है, इसका खोज किसने किया था? तो गोल्जी का जो खोज है यह सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। तो जिसका नाम गोल्जी था उन्हीं के नाम पे जो है गोल्जी का नाम रख दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कैमिलो गोल्जी के द्वारा गोल्जी काय का खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है यह अल्टमैन के द्वारा किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति का केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति का केंद्र जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका होगा। अगला प्रश्न है, गेहूं, मक्का, चावल, बांस, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ एवं आदि किस कुल से संबंधित है? तो ये सभी जो है यह ग्रेमोनेसी कुल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका होगा। अगला प्रश्न है, नारियल एवं खजूर किस कुल के पौधे हैं? तो नारियल एवं खजूर जो होते हैं यह पाल्मी कुल के पौधे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका होगा। अगला प्रश्न है, लहसुन किस कुल का पौधा है? तो लहसुन जो होते हैं यह लिलियसिस का कुल का पौधा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका होगा। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं यह इसका आर्थिक महत्व होते हैं उपयोग सभी, यानी रेजिन भी होते हैं, वाष्पतीय तेल होते हैं, भोजन के रूप में भी जिम्नोस्पर्म का महत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रायोफाइटा का विशेषता क्या है? तो इसका जो विशेषता होता है ये भी उपयोग सभी हो जाएंगे। इन समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। इन सभी सरल स्थलीय पौधे का समूह भी होते हैं। इनमें संवहन उत्तक भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिस विषाणु में आरएनए अनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है रेट्रो विषाणु कहते हैं। जिनमें जो है आरएनए अनुवंशिक होते हैं तो उसे हम लोग रेट्रो विषाणु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका होगा। अगला प्रश्न है, रूस के किस वैज्ञानिक ने विषाणु का खोज किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इवान विस्की के द्वारा जो है विषाणु का खोज किया गया था रूस में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका होगा। अगला प्रश्न है, किसने रेबीज का टीका, दूध का प्राइसोराइजेशन का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लुइस पास्चर के द्वारा जो है रेबीज का टीका और दूध का प्राइसराइजेशन का खोज भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का पिता जो है यह लीवेनहॉक को क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता, क्योंकि इन्होंने जो है जीवित कोशिका को खोज किया था, जिनके तहत जो है जीवाणु विज्ञान का पिता भी लीवेनहॉक को कहा जाता है। और मृत कोशिका का खोज, अगर सर्वप्रथम कोशिका का खोज अगर पूछ दिया जाए तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु का खोज किसने किया था? तो जीवाणु का खोज जो है यह किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एंटोनो लीवान एवं लीवेनहॉक के द्वारा जो है जीवाणु का खोज किया गया था। तो लीवेनहॉक, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका होगा। अगला प्रश्न है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन आपको पीछे बताए थे, फाइकोलॉजी कहलाता है शैवाल का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है यह थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका होगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस अध्ययन को जो है हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ह्यूगो डी ब्राउइज के द्वारा जो है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिराफ का गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह लेमार्कवाद का वर्णन करता है, जिराफ का सिर लंबा होना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? तो अवशेषीय अंग जो होते हैं या मनुष्य में जो है लगभग 100 पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान से दिखाई देने लगते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग समजात अंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जीवों के क्रमिक परिवर्तन के जरिए आधिकारिक जीवों का उत्पत्ति को क्या कहते हैं? तो इस जीवों का उत्पत्ति जो है जैव विकास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का पॉलीमेरेज नामक एंजाइम का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्थर कार्नबर्ग के द्वारा जो है डीएनए का पॉलीमेरेज नामक एंजाइम का खोज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, 1956 ईस्वी में एस बेंजर ने जीन का आधुनिक विचारधारा दिया था। इसके अनुसार जीन के कार्य का इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंस्ट्रॉन जो होता है यह जीन का कार्य का इकाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लाज्मा जीन उसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भी इसका होगा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिक पदार्थ जो गुणसूत्र में पाए जाते हैं तो उसे जो है हम लोग जीनोम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था? तो गुणसूत्र का जो नामकरण है यह सर्वप्रथम डब्ल्यू वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनोम में एक साथ वंशागत होने का प्रवृत्ति पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम लोग सहलगनता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका भी होगा। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन जेब्रेलिन्स का खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुरोसावा उसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, डार्विन ने पादप हार्मोन ऑक्सीसंस का खोज किस साल किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह 1880 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आपने यह 100 क्वेश्चन बहुत अच्छी से देखे होंगे और अपना आंसर भी किए होंगे। अगर थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी हमको हिंदी पढ़ने में तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपको भी हिंदी अच्छी तरह आती होंगे पढ़ने के लिए और आप उसे देख के जरूर अपना आंसर किए होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।